नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़ी मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। आज हम इतिहास का 7वां पाठ मौर्यकालीन भारत यह पढ़ेंगे। इसमें प्रमुखतः दो मुद्दे हैं, यूनानी यानी ग्रीक सम्राट सिकंदर का आक्रमण और दूसरा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में विविध मुद्दे हमें दिए गए हैं। वह है चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध, अशोक का धर्म प्रसार कार्य, अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य, मौर्यकालीन राज्य प्रशासन, मौर्यकालीन जीवन और मौर्यकालीन कला और साहित्य। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में ईरान में साइरस नामक राजा ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। यह साम्राज्य पश्चिमोत्तर भारत से लेकर रोम तथा अफ्रीका के इजिप्ट तक फैला हुआ था। ईसा पूर्व 1518 के लगभग ईरान के दारियुश नामक सम्राट ने भारत के पश्चिमोत्तर का प्रदेश और पंजाब तक का कुछ क्षेत्र जीत लिया था। दारियुश ने इस प्रदेश के कुछ सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करवाया था। इन सैनिकों की जानकारी ग्रीक इतिहासकारों के साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट दारियुश के कार्यकाल में भारत और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध प्रस्तावित हुए। इससे व्यापार और कला के क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ा। सम्राट दारियुश ने अपने साम्राज्य में सर्वत्र दारिक नामक मुद्रा को प्रचलित किया। इससे व्यापार करना सुलभ हुआ। सम्राट दारियुश के कार्यकाल में राजधानी नगरी पर्सिपोलिस का निर्माण किया गया। पर्सिपोलिस अभी ईरान में है। आपको चित्र में दारिक यह मुद्रा दिख रही होगी। चलिए हम पहले मुद्दे की ओर चलते हैं। यूनानी सम्राट सिकंदर का आक्रमण। यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया। वह सिंधु नदी लांघ कर तक्षशिला पहुंचा। इस मार्ग पर स्थानीय भारतीय राजाओं ने उसके साथ घमासान युद्ध किया। फिर भी सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में सफल रहा, परंतु इस अभियान में उसके सैनिकों को अपार कष्ट सहने पड़े। उन्हें मातृभूमि को लौटने की तीव्र इच्छा हो रही थी। सैनिकों ने सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह किया। सिकंदर के लिए पीछे हटना आवश्यक हो गया था। भारत के जीते हुए प्रदेशों के प्रबंधन हेतु उसने यूनानी अधिकारियों को नियुक्त किया और उन्हें सत्रप कहा गया। इसके बाद वह लौट गया, परंतु बीच रास्ते में बेबीलोन नामक स्थान पर ईसा पूर्व 323 में उसकी मृत्यु हुई। यह स्थान वर्तमान इराक में है। सिकंदर के आगमन से भारत और पश्चिमी विश्व के बीच व्यापार बढ़ा। सिकंदर के साथ जो इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी साहित्य द्वारा पश्चिमी विश्व को भारत से परिचित कराया। यूनानी मूर्तिकला का भारतीय कला शैली पर प्रभाव पड़ा। इससे जिस शैली का निर्माण हुआ उसे गांधार शैली कहते हैं। यूनानी राजाओं के सिक्के वैशिष्ट्यपूर्ण होते थे। सिक्के पर एक ओर सिक्के ढालने वाले राजा का चित्र तथा दूसरी ओर किसी यूनानी देवता का चित्र अंकित रहता था। सिक्के पर उस राजा का नाम भी अंकित रहता था। सिकंदर के सिक्के भी ऐसे ही थे। कालांतर में भारत के राजाओं ने भी ऐसे सिक्के ढालना प्रारंभ किया। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य। उसमें पहला मुद्दा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मगध के नंदा राजा धनानंद की अत्याचारी अन्यायी शासन व्यवस्था से लोग त्रस्त हो गए थे। उसको पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व लगभग 325 में मगध पर अपनी सत्ता प्रस्थापित की। उसने अवंती और सौराष्ट्र को जीतकर अपने साम्राज्यों को विस्तारित करना प्रारंभ किया। सिकंदर द्वारा नियुक्त सत्रपों के बीच सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए परस्पर युद्ध प्रारंभ हुए। सेक्युलस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद वह बेबीलोन का राजा बन बैठा। उसने पश्चिमोत्तर भारत और पंजाब पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। सेक्युलस निकेटर को पराजित करने से अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात प्रदेश उसके साम्राज्य में समाविष्ट हुए। मेगास्थनीज सेक्युलस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह चुका था। उसके इंडिका ग्रंथ में लिखित यह तत्कालीन लेखन मौर्यकालीन भारत का अध्ययन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। गुजरात में
जूनागढ़ के समीप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन नामक बांध का निर्माण करवाया था और इसका उल्लेख शिलालेख में पाया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे क्या तुम जानते हो। संस्कृत नाटककार विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा है। इस नाटक में धनानंद का संहार कर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की, इस कथानक को व्यक्त किया है। इस कथानक में आर्य चाणक्य अर्थात कौटिल्य के योगदान को विशेष महत्व दिया गया है। जैन परंपरा के अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का स्वीकार किया था। जीवन के अंतिम समय में उसने राज्यपद का त्याग किया था। अपना शेष जीवन उसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोल में व्यतीत किया। वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं। सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त द्वारा राज्यपद का त्याग किए जाने के बाद उसका बेटा बिंदुसार मगध का राजा बना। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा अशोक ईसा पूर्व 273 में सत्तासीन हुआ। राजा बनने से पूर्व उसकी नियुक्ति तक्षशिला और उज्जैनी के राज्यपाल के रूप में हुई थी। राज्यपाल के रूप में कार्य करते समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और अशोक ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था। मगध का सम्राट पद प्राप्त करने के पश्चात उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग राज्य का प्रदेश वर्तमान ओडिशा राज्य में था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान तथा उत्तर दिशा में नेपाल से दक्षिण दिशा में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश तक था। पूर्व दिशा में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक भी था। सम्राट अशोक का संदेश: माता पिता की सेवा करना उत्तम होता है। जिस विजय के कारण प्रेम की भावना बढ़ती है वही सच्ची विजय है। यह सम्राट अशोक के संदेश हमेशा ध्यान में रखकर हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने पुनः कभी भी युद्ध न करने का निश्चय किया। उसकी दृष्टि में सत्य, अहिंसा और दूसरों के प्रति दया और क्षमा वृत्ति जैसी गुण महत्वपूर्ण थे। अशोक ने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ उकेरवाए। ये लेख ब्राह्मी लिपि में है। इन लेखों में उसने स्वयं का उल्लेख देवान पियो पियदसी, ईश्वर का प्रिय प्रियदर्श, इस रूप में किया है। राज्याभिषेक होने के 8 वर्ष के पश्चात उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और वहां हुए संहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। यह उल्लेख उसके एक लेखन में मिलता है। सम्राट अशोक के दिल्ली टोपड़ के एक लेख में चमगादड़, बंदर, गेंडा आदि का शिकार न करे, जंगल में आग न लगाए जैसे कठोर प्रतिबंध लिखकर रखे हुए हैं। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं। अशोक का धर्म प्रसार कार्य। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद का आयोजन किया था। बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के देशों में भी धर्म प्रसार हेतु बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। उसने अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। अगला मुद्दा है अशोक के लोक कल्याणकारी कार्य। अशोक ने प्रजा को सुख सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया, जैसे लोगों को तथा पशुओं को निःशुल्क औषधि मिले ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। अनेक सड़कों का निर्माण करवाया। छाव के लिए सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए। धर्मशालाओं का निर्माण कराया। कुएं खुदवाए। आपको भी अपने परिसर में कौन कौन सी संस्थाएं ऐसी लोक कल्याणकारी कार्य करती है, इसका प्रतिवेदन तैयार करना है। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं। मौर्यकालीन राज्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य के 4 विभाग बनाए गए थे। प्रत्येक विभाग की स्वतंत्र राजधानी थी। पूर्व विभाग की राजधानी तोशाली यानी वर्तमान ओडिशा में थी। पश्चिम विभाग की राजधानी उज्जैनी यानी वर्तमान मध्य प्रदेश में थी। दक्षिण विभाग की राजधानी सुवर्णगिरी यानी कर्नाटक में कनकगिरी के पास है। उत्तर विभाग की राजधानी तक्षशिला अभी वर्तमान पाकिस्तान में है।
राज्य प्रशासन को लेकर राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले अनेक अधिकारी थे। इन सभी का पर्यवेक्षण करने और शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु बहुत सक्षम गुप्तचर विभाग था। मौर्यकालीन जनजीवन। मौर्य कालखंड में कृषि उत्पादन को बहुत महत्व था। कृषि के साथ साथ व्यापार तथा अन्य उद्योग भी बहुत समृद्ध हुए थे। हस्तिदंत पर उकेरने का कार्य, कपड़ा बुनना और रंगाना, धातु कार्य जैसे कई व्यवसाय चलते थे। चमकी वाले काले रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जलपोतों का निर्माण भी बड़ी मात्रा में चलने वाला उद्योग था। धातु कार्यों में अनेक धातुओं के साथ लोहे की वस्तुएं बनाने की तकनीक विकसित हुई। नगरों और गांवों में तीज त्योहार उत्सव संपन्न होते थे। उनमें लोगों के मनोरंजन के लिए नृत्य गायन के कार्यक्रम होते थे। दंगल, रथों की दौड़ लोकप्रिय खेल थे। पासों के खेल और शतरंज जैसे खेल बड़ी रुचि से खेले जाते थे। शतरंज को अष्टपद के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं, मौर्यकालीन कला और साहित्य। सम्राट अशोक के कार्यकाल में शिल्पकला को प्रोत्साहन मिला। अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। उसके द्वारा निर्मित स्तंभों पर सिंह, हाथी और बैल जैसे पशुओं के अत्यंत उत्तम शिल्प हैं। सारनाथ में निर्मित अशोक स्तंभ पर अंकित चक्र भारत के राष्ट्रध्वज पर दिखाई देता है। इस स्तंभ पर चारों ओर सिंह अंकित हैं, परंतु सामने से देखते समय उनमें से 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। यह भारत की राजमुद्रा है। अशोक के कालखंड में उकेरी गई बराबर टीलों की गुफाएं प्रसिद्ध है। ये गुफाएं बिहार में है। भारत की गुफाओं में यह गुफा सबसे प्राचीन गुफा है। सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का ह्रास प्रारंभ हुआ। मौर्य खंड के बाद भारत में अनेक राज्य उदित हुए। कुछ साम्राज्यों का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था। मौर्य कालखंड के बाद घटित राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं को हम अगले पाठ में समझेंगे। क्या आप जानते हो, भारत की राजमुद्रा सारनाथ में निर्मित अशोक स्तंभ के आधार पर बनाई गई है। सारनाथ में निर्मित इस मूल स्तंभ पर 4 सिंह हैं। प्रत्येक सिंह की प्रतिमा के नीचे आड़ी पट्टी पर चक्र है। उनमें से हमें एक ही चक्र पूरी तरह से दिखाई देता है। एक चक्र के एक ओर अश्व घोड़ा तथा दूसरी ओर ऋषभ बैल अंकित है। राजमुद्रा की जो दिशा दिखाई नहीं देती, उस दिशा पर इसी भांति हाथी और सिंह अंकित है। इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।